किसके नाम का ऐलान एज अ सीएम किया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और देखिए जिस तरीके के समीकरण फिलहाल बन रहे हैं, एकनाथ शिंदे की ओर से बयान सामने आना कि बीजेपी का अगर सीएम बनता है तो उन्हें कबूल है, अजीत पवार का कहीं ना कहीं गुलदस्ता देना। तो देखिए तमाम समीकरण जो है बीजेपी के लिए यहाँ पर सूटेबल होते हुए नजर आ रहा है। ये बात तो कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है पॉलिटिकल पंडित की ओर से भी, और एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ करते हुए नजर आए अपने इस बयान के साथ कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो उन्हें कबूल होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं तय है कि अगला सीएम जो होने वाला है वो बीजेपी का ही होने वाला है। तो देखिए महाराष्ट्र में सरकार गठन की तैयारियां इस समय बेहद तेज है। 4 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद जो है डिसाइड होगा कि आखिर महाराष्ट्र का अगला महाराज कौन होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है तो उसके बाद अब जल्द से जल्द ऐलान होना जरूरी। तो महाराष्ट्र में सरकार गठन की तैयारियां तेज है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए जिस तरीके तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है अगले नेता होंगे, सीएम होंगे, माफ कीजिएगा, लेकिन अब जिस तरीके से समय लग रहा है, एक बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले जाते हैं, तो अब किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए निश्चित भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक के तौर पे तैनात किया है और उन्हें कल भेजा जाएगा बॉम्बे में। वो एक एक विधायक से बातचीत करेंगे, विधायकों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के साथ साथ और वहीं पर वो विधायक दल के एक नेता का गठन होगा और उसका चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद उसकी घोषणा की जाएगी। जो वहाँ का जो विधायकों का रुख होगा उस रुख से ये दोनों जो पर्यवेक्षक हैं ये केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और अवगत कराने के साथ साथ उसके बाद जो विधायक मंडल दल का जो नेता चुना जाएगा उसके नाम का ऐलान किया जाएगा विधिवत रूप से और परसों 5 तारीख को घोषणा की जाएगी और शपथ ग्रहण की भी तैयारियां लगभग वहाँ पूरी चल रही है। लेकिन जो कयास है, जो अभी तक संभावनाओं के जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। और देखिए राजनीति में जब तक कोई निर्णय हो न जाए, अंतिम दौर तक अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ये भी स्थिति बनती है कि 80 घंटे, देखिए किस तरीके से अगर 2 साल पीछे की बात कर ले हम, तो जब शिवसेना से विघटन होने के बाद शिंदे गुट अलग बना, उससे पहले जिस तरीके से 80 घंटे, केवल 80 घंटे के जो मुख्यमंत्री थे वो देवेंद्र फडणवीस, और 80 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हुई। पहले वो मुख्यमंत्री रहे वो, लेकिन उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर नए सिरे से विधायकों का जो दल है उनका गठन हुआ। गठन होने के साथ साथ सिंधे मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बनकर उन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन पूरे सारे जितने समीकरण है वो कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ा, लेकिन पूरे सारे जितने समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं और इसको बहुत गंभीरता से, क्योंकि आला कमान, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इस समय प्रकरण है, अगर इस प्रकरण की बात करें तो तीनों जो नेता हैं ये, चाहे हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें, चाहे हम शिंदे की बात कर लें, चाहे हम अजीत पवार की बात कर लें, तीनों आके गृह मंत्री अमित शाह से मिले, मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान फिर उसके बाद दो नेता जो हैं वो साथ जाते हैं यहाँ से और शिंदे अलग जाते हैं। अब शिंदे अस्वस्थ हैं, पिछले 4 दिनों से उन्हें अस्वस्थ बताया जा रहा है और उनकी देखभाल जो है वो चल रही है। तो एक बात तो जरूर स्पष्ट तौर पर तय मानी जाएगी कि अब शायद वो मुख्यमंत्री की जो दौड़ है उससे उन्हें बाहर माना जा सकता है। हालांकि वो भी कार्यवाहक सीएम हैं, लेकिन क्या फैसला होता है इसका मुझे लगता है कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे और उसके बाद विधिवत रूप से नेता का गठन उनके बाहर होने की बात पर तो तभी कहीं ना कहीं ठप्पा लगता हुआ नजर आया था जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अगर सीएम बनता है तो उन्हें कबूल है, उन्हें कोई भी इससे दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहीं से पता लग रहा था कि वो बैक ऑफ कर रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है राजकुमार की मंत्रालय को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंस रहा है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है?
क्या यही सुखबुगाहट देखने को मिल रही है कि इसी को लेकर पेच फंस रहा है और इसी से देरी हो रही है? देखिए निशु, जब बंटवारा होगा तो बहुत सारे मसलों पे होगा। जिस मसले की बात नहीं हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। और शिंदे की स्थिति ऐसी है कि वो एक पार्टी शिवसेना के विधायक थे, उससे अलग हुए, अलग होकर एक अलग गुट बनाया, अलग गुट बनाकर फिर तीर का जो निशान है, जो धनुष बाण, जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था, उस चुनाव चिन्ह पर लड़ाई लड़ी गई और चुनाव चिन्ह शिंदे को मिला। शिंदे मुख्यमंत्री रहे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना, मुझे लगता है कि शायद उनके प्रोटोकॉल में जिस तरीके की उनकी राजनीति है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उप बिल्कुल एक मुख्यमंत्री डिमोशन के नहीं तौर पर से बनेंगे। देखा भी और जाएगा। अगर मंत्रालय की भी बात होगी तो ये निशु, ये जरूर माना जा सकता है कि हो सकता है कि ये संभावना, मैं फिर वही कह रहा हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि शिंदे अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं महाराष्ट्र के। ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा पद जो है वो वरिष्ठता के हिसाब से चीज़ें होती हैं। जहाँ तक मंत्रालयों की बात है, ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान है। भारतीय जनता पार्टी जिसको जो मंत्रालय देना चाहेगी वो मंत्रालय लिया जाएगा। मंत्रालयों में कहीं कोई विघटन की कोई संभावना नहीं है। अजीत पवार घोषणा कर चुके हैं एक तरह से कि भाई वो फडणवीस के नेतृत्व में काम करेंगे, और फडणवीस के लिए वो मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखो गणित का आंकड़ा जो है, भारतीय जनता पार्टी 3 डिजिट में है, वहाँ पे है, खड़ी हुई है, तो उसे केवल मतलब 7 से 8 विधायक उसके कम पड़ते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें बहुत समझ में आती हैं। और अजीत पवार जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जो एक पार्टी है उस पार्टी को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। सत्ता से अलग होकर उस पार्टी को चलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक अनुभव अलग बात होती है, और उसके अलावा संसाधनों के साथ चलना होता है। सत्ता के साथ लोग जुड़ते हैं, और जिस स्थिति में वो वहाँ पे हैं, क्योंकि शरद पवार जो उनके चाचा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे एक छत्रप रहे हैं। एक समय उनकी अभी भी जड़ें मजबूत है। ये जरूर है कि शेर बूढ़ा हो जाए, लेकिन शेर जो है शेर होता है, और राजनीति के शेर जो है शरद पवार अंतिम तक रहेंगे। आज हालांकि 10 विधायकों के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन उनके भतीजे आज राजनीतिक विरासत को आगे लेके जा रहे हैं, तो सत्ता में वो शामिल होंगे। मंत्रालयों के अगर बंटवारे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय की, अगर जैसे आपने सवाल किया, गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने पास, अगर हम किसी भी और स्टेट की भी बात कर लें तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। तो कोई भी मुख्यमंत्री इसको शायद मेरे ख्याल से अपने पास रखना चाहेगा। देवेंद्र फडणवीस भी गृह मंत्रालय को अपने पास ही रखना चाहेंगे। मंत्रालयों का किस तरीके से बंटवारा होता है, लेकिन लगता है कि शायद हो सकता है कि वित्त मंत्रालय जरूर अजीत पवार का जिक्र किया, बिल्कुल जो है शरद पवार 10 सीटों के साथ भी अपनी जड़ें मजबूत करे हुए खड़े हुए हैं वहीं पर। लेकिन अगर अजीत पवार इस बार हारते तो उनके लिए कमबैक करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उन्होंने जो है जीत दर्ज कर ली, उनके हाथ में लड्डू है ही, और डिप्टी सीएम वो बन ही जाएंगे जैसे कि फिलहाल खबरें आ रही। लेकिन अब सीएम के नाम पर सस्पेंस देखना होगा, 4 दिसंबर को खुलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।